तो उत्तराखंड में नैनीताल की पहाड़ियों पर बर्फबारी के बाद जो पहाड़ी हैं वो सफेद हो गई हैं और बर्फबारी का मजा लेने के लिए यहां सैलानी भी खूब पहुंच रहे हैं जो मस्ती का मौका नहीं चूक रहे। पहाड़ में स्नोफॉल ने एक बार फिर जन्नत सा एहसास करा दिया है। 14 घंटों तक हुई बारिश के बाद सरोवर नगरी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद नैनीताल में पहाड़ों पर फिर सफेदी नजर आ रही है और पर्यटक भी इस बदले मौसम के मिजाज का लुत्फ उठा रहे हैं। नैनीताल के साथ मुक्तेश्वर, रामगढ़, पंगूट और धानाचूली में भी बर्फबारी के नजारों से सफेद चादर नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद ठंड भी बढ़ने लगी है। हालांकि पर्यटक ठंड से अलग इस सुहाने मौसम के नजारों को अपनी यादों में बसा रही है। बहुत जन्नत है इधर। क्या लगा है? मैं तो नैनीताल घूमने आया है, पर स्नोफॉल की प्रेडिक्शन हुआ, इधर आया, बहुत सुंदर लगा इधर। पुणे महाराष्ट्र से आए हम, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि यहाँ स्नोफॉल वगैरह होता है, लेकिन ये स्नो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक आ सकेंगे क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत ठंड होगी, लेकिन यहाँ आके आदत सी पड़ गई है। इस सीजन में नैनीताल में अब तक रिकॉर्ड बर्फबारी हो चुकी है और मौसम विभाग के मुताबिक आगे भी ये बर्फबारी जारी रह सकती है। अब हालांकि स्थानीय लोगों की समस्याएं जरूर बढ़ी हैं, लेकिन सैलानी यहाँ आकर बेहद गदगद हैं। कल रात से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, सुबह स्नोफॉल हुआ है। ये हिमालय दर्शन वाला इलाका है, देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ जो हैं वो लदगद हो चुके हैं स्नोफॉल से। और इस तरफ देख सकते हैं कि जो पर्यटक हैं वो भी स्नोफॉल वाले इलाकों में आना शुरू हो गए हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो स्नोफॉल का नजारा देखने आया है। क्या लगा बेटा यहाँ आके? अच्छा लगा। सोचा था आपने यहाँ स्नोफॉल मिलेगा? शायद। मजे कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मजे कर रहे हैं। मैम कहाँ से आए हैं, क्या लगा यहाँ आके? हम दिल्ली से आए हैं। पहले तो हमें लगा कि शायद स्नो होगी ही नहीं, फिर हम यहाँ पर आए तो स्नो देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद कर रहे थे सर कि आज स्नोफॉल मिलेगा आपको यहाँ? चांसेस थे, मतलब जब दिल्ली से निकले तो लोग कह रहे थे कि भी स्नोफॉल होगी। यहाँ पे भी फ्रेंड्स रहते हैं आसपास, वो भी कह रहे थे, बट वी आर लकी कि यहाँ पे स्नोफॉल मिल गई हमें। टूर को कितना सफल मान रहे हैं? बहुत ही बढ़िया, मतलब एंजॉय कर रहे हैं और अपना सफल हो गया हमारा टूर। ये कह सकते हैं कि जो पर्यटक हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और जिस तरह से नज़ारे हैं यहाँ पर, उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है और कहा है कि भारी हिमपात होगा, तो जो स्नोफॉल के नज़ारे हैं वो पर्यटकों को और ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो कुछ जगहों पर सैलानी जहां बर्फ का आनंद उठा रहे हैं, वहीं कुछ जगहों पर ये आफत का सबब बन गया। राजधानी शिमला में तो तापमान -3 डिग्री से भी नीचे गिर गया। सड़कों पर 4 से 5 इंच तक बर्फ की मोटी परत जम गई। कई इलाकों का संपर्क एक दूसरे से कट गया। गाड़ियां फंस गयी। शिमला घूमने आए लोग फंस गए। एक जगह से हिलना तक मुश्किल हो गया। प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम जरूर शुरू किया, लेकिन कई रूट 24 घंटे से भी ज्यादा देर तक बंद रहे। कई मार्ग ऐसे हैं जो बाधित हुए हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये छोटा शिमला में इस वक्त है। हम देख सकते हैं कि मोटी चादर जो है बर्फ की वो यहाँ पर बिछ गई है। हालांकि अभी क्योंकि बर्फबारी जो है थोड़ा रुक गई है, तो इसलिए जो अवरुद्ध मार्ग हैं फिलहाल उन्हें बहाल नहीं किया गया है, लेकिन उनको बहाल करने का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। शिमला में भारी बर्फबारी के बाद का नजारा देखते ही बना। कतार से खड़ी गाड़ियों पर बर्फ जमी नजर आई। पेड़ों पर बर्फ की झालरें लटकी दिखी। मोटरसाइकिलों पर भी बर्फ ने डेरा डाल दिया। हरे भरे दिखने वाले पहाड़ भी चारों तरफ से बर्फ से लदे हुए दिखाई दिए। यही नहीं, मकानों की छतों पर, सड़कों के किनारे और होटलों के बाहर हर जगह बर्फबारी का सितम नजर आया। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के कई जिलों में भी ये आफत का कारण बना हुआ है। 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ही पर्यटकों को बाहर घूमने की छूट दी गई। शिमला में तो इस छूट का पर्यटकों ने जमकर फायदा उठाया। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ठंड भी है इधर। और बात करें तो आज पूरा दिन भर ये इस तरह का जो स्नो स्टॉर्म है वो चलता रहने वाला है और ठंड काफी ज्यादा हो जाएगी। और कल से थोड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मौसम है थोड़ा सामान्य हो सकता है। शिमला की तरह धर्मशाला में भी भारी बर्फबारी का असर दिखा। जहां एक तरफ इस मौसम ने इलाके के लोगों को मुश्किल में डाल दिया, तो वहीं पर्यटकों के चेहरे पर खुशी ला दी। पर्यटन क्षेत्र धर्मशाला के पर्यटन स्थलों पर नड्डी, धर्मकोट, सोबरी, गड़ू, धार, त्युंड, यहाँ पूरे के पूरे इलाके जो हैं वो बर्फबारी से भर चुके हैं। इस वक्त जो है वो ताजा बर्फबारी यहाँ पर हुई है। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर धुंध छाई हुई है। सोलन हिमाचल के निचले इलाकों में आता है और वहाँ बर्फबारी की उम्मीद कम ही होती है, लेकिन इस बार मौसम का पूरा गणित पलट गया। सोलन में ठीक शिमला और दूसरे इलाकों जितनी बर्फबारी हुई, पहाड़ बर्फ से लद गए और सड़कों पर भी बर्फ जम गई। इसके अलावा कई इलाकों में ट्रांसफार्मर भी बंद कर दिए गए।
क्योंकि उनमें करंट फैलने का डर था। आप देखिए जो बिजली के यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हैं, तारे हैं, उनके ऊपर भी बर्फ पसरी हुई है और इसी वजह से लाइट नहीं है और लाइट न होने की वजह से काफी परेशानी हो रही है। कितनी परेशानी हो रही है, लाइट कब से नहीं है? लाइट कल सुबह से नहीं है। सोलन में रहने वाले लोग बर्फबारी को देखकर हैरान हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार सोलन में बर्फ गिरते देखी। हमें यहाँ पे तकरीबन 12 से 15 साल रहते हुए हो गए, तो ये इतनी बर्फबारी फर्स्ट टाइम देखी है। पहले 13 जनवरी के बाद उसके बाद ही पड़ती थी हमारे, अब इस बार पहले पड़ गई और बहुत पड़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और शिमला समेत कई जिलों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। यही नहीं, कई जिलों में बारिश का भी अनुमान है। बर्फबारी की सबसे ज्यादा मार राज्य के पिथौरागढ़ में देखने को मिली, जहां चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। मकान, दुकान, पहाड़, पेड़ और गाड़ियां सब बर्फ की मोटी परत से ढक गए। वहां के एक इलाके में तो सड़कें दिखना ही बंद हो गयी और लोग तो घरों में ही दुबकने को मजबूर हो गए। मुनस्यारी के पास एक रास्ता बर्फबारी की वजह से बीते 5 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से कई लोग अभी भी रास्तों में ही फंसे हुए हैं। मार्ग इतना बंद है, बर्फ जमी हुई है, सब गाड़ियां हैं, एक भी आप देख पा रहे होंगे रोड में गाड़ियां नहीं चल रही हैं। अब मुनस्यारी कैसे जाएं, बड़ी समस्या हो गई है। इस बर्फबारी की वजह से तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई, जिसकी वजह से ठंड से लोगों का बुरा हाल है। हालांकि इस मुश्किल हालात के बीच वहां बर्फबारी देखने पहुंचे पर्यटक बेहद खुश हैं। सबसे ज्यादा खुश तो बच्चे हैं, जो इस बर्फबारी का भरपूर आनंद उठाते दिखाई दिए। आज यहाँ बर्फ गिरी है, यहाँ पे देख रहे हैं काफी लोग, सैलानी लोग भी अपना एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय करने आए हैं। भारत के कई हिस्सों में बर्फबारी में सैलानी भले ही मौज कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के वाशिंगटन में ये आफत का सबब बन गया है। कैसे, देखते हैं। भारी बर्फबारी की वजह से वहां सब कुछ ठप हो गया। सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई। मकानों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ में ढक गईं। मकानों के आगे इतनी बर्फ इकट्ठा हो गई कि लोगों के लिए बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। रास्ता बनाने के लिए लोगों को बर्फ काटने वाली मशीनों की मदद लेनी पड़ी। लेकिन इस बर्फीले तूफान की सबसे ज्यादा मार रास्तों पर पड़ी। तेज हवाओं और भारी बर्फबारी की वजह से दिखना बंद हो गया। फिसलन बढ़ने की वजह से सड़कें खतरनाक होने लगी। कई गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं, जबकि कुछ गाड़ियां सड़कों के किनारे पलटी नजर आईं। हालात बिगड़ते देख कई रास्तों को बंद करना पड़ा। लोग जहां थे वहीं फंसकर रह गए। We can't call 911. We're running out of supplies. The water's not working. So it's becoming a crisis. बर्फबारी की वजह से दूर दराज के इलाकों का संपर्क कट गया। लोगों के सामने खाने पीने के सामान की भी दिक्कत पैदा हो गई। जरूरी सामान जुटाने के लिए भी लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। और इधर पूरे उत्तर भारत में भी कड़ाके की ठंड है। पहाड़ों पर बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में बर्फबारी और 0 से भी कम तापमान में भारतीय सेना के जवान सीमा पर डटे रहते हैं। कैसे कर लेते हैं वो इतनी बर्फबारी, ठंड और कठोर मौसम का सामना? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। खून जमा देने वाला 0 से कम तापमान, लगातार होती बर्फबारी और दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर। इस कठोर मौसम का सामना करने के लिए सेना के जवानों को खास तरीके से तैयार किया जाता है और इसके लिए उन्हें भेजा जाता है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग स्थित सेना के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। गुलमर्ग वॉरफेयर स्कूल में देश भर की सेना के जवानों को कठोर परिस्थितियों का मुकाबला करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके तहत सेना के जवानों को 9 महीने का कोर्स कराया जाता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जीवित रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ जवान स्की के साथ अन्य सैन्य कौशल सीखते हैं। बर्फ में चलना, बर्फ के मकानों में रहना और तूफान से बचना सिखाया जाता है। बर्फ के तूफानों का सामना और राहत बचाव का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सर्दियों में सीमा पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और हिमस्खलन में हर साल कई सैनिकों की जान चली जाती है और कई सैनिक गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। लेकिन इस स्कूल के प्रशिक्षण की बदौलत ही इतने कड़े मौसम में सीमा पर जवान डटे रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं। और बर्फबारी के बाद अब ठंड के सितम की बात कर लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में ठंड का सितम जारी है। आज सड़कों पर सफेद कोहरे का कहर है। हालात ये है कि सामने देखना भी मुश्किल हो रहा है। राजधानी रांची आज सुबह सुबह कुहासे के आगोश में समाई नजर आ रही है। लोगों में जिस तरह से गाड़ियों की रफ्तार होती है वो काफ़ी धीमी हो चली है, तो लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह राजधानी रांची में इस तरह की फॉग जो है वो काफ़ी दिनों बाद देखी गया। अमूमन रांची में इस तरह के फॉग होते नहीं है, लेकिन जिस तरह से फॉग है, विजिबिलिटी
कहीं कहीं तो मात्र 50 मीटर ही रह गई है, तो कहीं पर 100 मीटर के आसपास विजिबिलिटी है, तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आप लोग भी गाड़ी चला के आ रहे हैं, किस तरह से परेशानी हो रही है, कितनी परेशानी? बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे सामने से आ रही गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें लाइट जला के चलाना पड़ रहा है। रांची का मौसम अचानक क्यों ऐसा बदल रहा है पता नहीं। चाचा, आप कभी काफ़ी बुजुर्ग हैं, आप लोग भी रांची में शुरू से होंगे, कभी इस तरह का मौसम रांची में देखने को मिला था? नहीं, देखने का परिवर्तन हो गया है, परिवर्तन हुआ है रांची में, परिवर्तन हुआ है। तो लोगों का भी साफ तौर से कहना है कि राजधानी रांची में पहले जो मौसम था उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हुआ और उस वजह से लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से गाड़ियां जो चल रही हैं वो भी लाइट जलाकर ही चलाई जा रही हैं, ताकि और कम से कम गाड़ियों का पता चल सके। तो इस तरह की परेशानी का सामना आज सुबह से राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात करते हैं एक ऐसे खेल की जो मनोरंजन के लिए खेला जाता है, लेकिन लड़ते इसमें जानवर हैं। परंपरा और संस्कृति के नाम पर इसमें जानवरों की जान को जोखिम में डाल दिया जाता है। सांडों की लड़ाई की ये तस्वीरें असम की है, जहां दो सांड आपस में जोर आजमाइश कर रहे हैं। हर साल 14 जनवरी के बाद ऐसा नजारा देखने को मिलता है, क्योंकि असम में बिहू पर्व मनाने के बाद सांडों की लड़ाई परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। असम के कई जिलों में सांडों की लड़ाई देखने को मिलती है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग जुटते हैं। इतना ही नहीं, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। इसके लिए सांडों को फसल काटने के बाद खेतों में लड़ाया जाता है। इसके लिए सांडों को साल भर से तैयार किया जाता है। सांडों के खेतों में लड़ने से कीट पतंग मर जाते हैं। असम में सांडों की लड़ाई संस्कृति का एक हिस्सा है। 1972 के बाद असम में सांडों की लड़ाई को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन होने लगा। ऐसा नहीं है कि सांडों की लड़ाई का खेल सिर्फ असम में होता है। तमिलनाडु में ये जलीकुट्टी के नाम से पुकारा जाता है, जो काफी मशहूर है। जहां तक सवाल दुनिया के अन्य देशों का है, तो स्पेन का ये राष्ट्रीय खेल है, जहां लोगों के बीच रोमांच इस कदर होता है कि सांडों के सामने इंसान की जान तक चली जाती है। सांडों की लड़ाई स्पेन, पुर्तगाल और मेक्सिको में जोर शोर से होती है, जहां लड़ाई में सांडों की जान तक ले ली जाती है। हालांकि जहां तक सवाल भारत में सांडों की लड़ाई का है, तो ये मकर संक्रांति के मौके पर ज्यादा देखने को मिलती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इस पर रोक लगा दी थी, लिहाजा ये पहले की तुलना में अब थोड़े कम हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब आपको जंग की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जो दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि उस जंग की तस्वीर है जो दो जानवरों के बीच होती है, कभी अपनी सीमा के लिए तो कभी इंसानों की मस्ती के लिए। जब राज के लिए ठन गई, जब नाराज हुआ गजराज, जब दो मुर्गों का हुआ सामना। जंग जारी है, कहीं जीने के लिए तो कहीं जीने देने के लिए। चलिए शुरुआत जंगल के राजा से करते हैं। सुनिए इस दहाड़ को, या यूं कहिए बाघ की ललकार को। इस दहाड़ को सुनकर कोई पत्थर दिल भी दहल जाएगा, लेकिन जब सामने भी बाघ ही है तो वो नहीं घबराएगा। देखिए दोनों तरफ से कैसे एक दूसरे को आजमाया जा रहा है, कौन सा दांव चला जाए इसका अंदाज बिठाया जा रहा है। फिर लपक कर एक दांव आजमाता है, सामने वाले पर झपटता है, लेकिन लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को फिर से आजमाते हैं और इस बार आक्रमण के बाद परास्त कर देता है। जीतने वाला और हारने वाला दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर झाड़ियों में गायब। दो बाघों के बीच हुई लड़ाई की ये तस्वीर नागपुर के पास के जंगल की बताई जा रही है। जंगल की लड़ाई अपनी सल्तनत की सीमा तय करने के लिए होती है। जो जीता वो राजा, जो हारा वो गुलाम। चलिए जंगल की एक और लड़ाई दिखाते हैं जिसमें गजराज नाराज हो। देखिए कैसे गजराज टूट पड़े इस वाहन पर। नाराज इस हाथी से बचने के लिए ड्राइवर बैक गियर में गाड़ी भगाता है।
गाड़ी में बैठे लोग शोर मचाते हैं तब भी नुकसान से बच नहीं पाते हैं, लेकिन जान को बचाने में सफल हो जाते हैं। देखिए, गाड़ी को तोड़ने के बाद गजराज फिर से जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। नाराज गजराज की तस्वीरें कर्नाटक के मैसूर की है। लड़ाई की कुछ तस्वीरें गुवाहाटी से भी है, लेकिन जानवरों की ये लड़ाई इंसानों की मस्ती के लिए हो रही है और ऐसी लड़ाई सालों से चलती आ रही है। जनाब, ये बिहू का जश्न है, जिसमें सर्दी से सुस्त पड़े शरीर में जोश भरने के लिए जानवर लड़ाए जाते हैं। कहीं मुर्गा लड़ता है तो कहीं भैंसा लड़ाया जाता है। इसके लिए सालों से तैयारी चलती है, चाहे मुर्गा हो या फिर भैंसा। लड़ाई के लिए तैयार करने से पहले उसे पाला जाता है, तगड़ा बनाने के लिए जमकर खिलाया पिलाया जाता है, फिर उसे मैदान में उतार दिया जाता है। जिसका जानवर मैदान मारता है उसकी शोहरत का पूछना ही क्या। लेकिन ऐसी लड़ाइयों पर अब मानवाधिकार का डंडा भी चलने लगा है, क्योंकि जानवरों के साथ साथ इंसानों के लिए भी कई बार ये लड़ाइयाँ घातक बन जाती हैं। इसके जद में आने से लोग जख्मी हो जाते हैं, कई बार तो जान भी चली जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।